नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। गिड़गिड़ाते रहे बीजेपी के पूर्व मंत्री सीएम मनोहर लाल से बात का हवाला दिया। महेंद्रगढ़ प्रशासन ने एक नहीं सुनी, कुछ ही मिनट में उखाड़ डाले खोखे। हरियाणा में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेताओं को ही प्रशासनिक अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रहे रामविलास शर्मा को अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई रोकने के लिए काफी मान मनोबल करनी पड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने जेसीबी के आगे बैठने की बात की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात हो जाने का हवाला दिया, लेकिन अधिकारियों ने तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रखी। आखिर में पूर्व मंत्री को बैरिंग लौटना पड़ा। दरअसल महेंद्रगढ़ शहर में रेलवे रोड पर पिछले 30 से 35 सालों से काफी लोग सड़क के साथ ही बने खोखे लगाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। इन दुकानदारों ने नगरपालिका प्रशासन से तह बाजारी की पर्ची भी बनवा रखी है। इसके साथ ही उसका किराया भी हर महीने अदा किया जा रहा है, परंतु कुछ समय से नगरपालिका ने इन दुकानदारों से किराया वसूलना बंद कर दिया था और कहा जाने लगा है कि यह खोखे अवैध रूप से रखे हुए हैं, इन्हें जितना जल्दी हो सके हटा लीजिए। बीती रात एएसपी सिद्धांत जैन व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के बीच ये खोखे हटाए जाने का अभियान शुरू किया गया। दुकानदारों ने अपने पेट पालने के जरिए को बचाने के लिए हाथ तक जोड़े, लेकिन अधिकारी नहीं माने। 40 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होता देख इसकी सूचना महेंद्रगढ़ के विधायक रहे पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही रामविलास शर्मा तुरंत मौके पर पहुंच गए। खोखों को टूटता देख रामविलास शर्मा आग बबूला हो गए और उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि उनकी इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात हो चुकी है, अधिकारी फौरन कार्रवाई को रोके, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं रोकी। इस बीच पूर्व मंत्री ने एसडीएम महेंद्रगढ़ को भी फोन लगाया और कार्रवाई रोकने की बात की, लेकिन तमाम खोखे हटा दिए गए। इस बीच पूर्व मंत्री ने कहा कि जेसीबी मशीन को रोक दें वरना वे मशीन के सामने बैठ जाएंगे, परंतु अधिकारियों पर उनकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। फिर रामविलास शर्मा अधिकारियों के सामने व फोन पर गिड़गिड़ाते रहे और दुकानों को बचाने की गुहार लगाते रहे, परंतु अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी। अंत में खुद की फजीहत होती देख पूर्व शिक्षा मंत्री मौके से चले गए। इसके बाद वहां पर उपस्थित दुकानदारों ने पूर्व शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। It is my humble request, please stop this nonsense. ये बस्ती मेरे खून से बनी हुई है और इस जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई है, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री श्यामलाल पूनिया से मेरी बात हो गई है और दिनेश कुमार जी एसडीएम के साथ हमने एक हफ्ता पहले सब खोखे वालों को बैठा करके बात हो गई है। इस जेसीबी को रोक दीजिए साहब। दिनेश जी, इसको जेसीबी को रोक दीजिए। आपसे बात हुई थी, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, मेरी पूनिया साहब डीसी से बात हो गई है। एक बार जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए आप। नहीं, अभी रोकिए साहब, मैं मौके पर खड़ा हूँ। ये जेसीबी दिखती है तो मेरे खुद से मेरे को बहुत बड़ी मेहनत से बस्ती बसाई हुई है साहब। दिनेश जी, इसको तुरंत रोकिए जी, अभी तुरंत। जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनको आदेश दीजिए और जो भी बात करेंगे आप और हम बैठकर खोखे वालों को इनको अल्टरनेट देंगे। इसको अभी एक बार तुरंत रोक दीजिए एसडीएम साहब। पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पास होने पर भड़के अभय चौटाला। सीएम खट्टर को लिखा पत्र। इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सदन में चंडीगढ़ को पंजाब को देने का एक प्रस्ताव पास किए जाने की इनेलो पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इसी संदर्भ में अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री को तुरंत प्रधानमंत्री से मिलकर एसवाईएल पर अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए और साथ ही तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर हरियाणा के हितों के लिए चंडीगढ़ और एसवाईएल पर एक प्रस्ताव पास करना चाहिए कि चंडीगढ़ मुद्दे पर शाह कमीशन की रिपोर्ट और एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो हरियाणा के पक्ष में आया हुआ है, दोनों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अगर हरियाणा की सरकार ऐसा करती है तो इनेलो पार्टी हरियाणा के हितों के लिए चंडीगढ़ और एसवाईएल के मामले में उनके साथ खड़ी होगी और अगर हरियाणा की भाजपा सरकार इस मुद्दे को नहीं उठाती है तो इनेलो पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। परीक्षा पे चर्चा। हरियाणा के विद्यार्थियों ने सीएम मनोहर लाल के साथ बैठकर सुने पीएम मोदी के सुझाव। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को गुरुग्राम के सेक्टर 43 सुशांत लोक स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा सुनी। इस दौरान स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा खुशबू ने मुख्यमंत्री से जिज्ञासावश पूछा कि जब हम प्रश्न याद करते हैं तो हमें सभी उत्तर याद हो जाते हैं, लेकिन परीक्षा में बैठने के बाद उन सभी उत्तरों को भूल जाते हैं। खुशबू ने मुख्यमंत्री से इस बारे में मार्गदर्शन देने को कहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री
मोदी की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि परीक्षा में विद्यार्थियों को ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। फ्री माइंड से उन्हें परीक्षा देनी चाहिए। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को एक साथ दिमाग में नहीं बैठाना चाहिए, बल्कि एक एक करके प्रश्नों पर विचार करें और उनके उत्तर देने चाहिए। इससे दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा और तनाव मुक्त माहौल में अपनी परीक्षा दे पाएंगे। अब घर बैठे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में ले सकते हैं सरकारी योजनाओं की जानकारी। जानिए कैसे। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आमजन को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत घर बैठे ही सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार द्वारा आमजन की सुविधा के लिए जन सहायक आपका सहायक ऐप भी लॉन्च की गई है। यह ऐप अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसे लॉन्च करने का उद्देश्य प्रदेश की जनता को घर बैठे सरकार की सभी योजनाओं, सेवाओं एवं कार्य प्रणाली की जानकारी देना है। इस ऐप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ऐप कीवर्ड फ्रेंडली ऐप है, यानी हरियाणा सरकार की किसी भी सर्विस से संबंधित केवल एक शब्द टाइप करने पर आप संबंधित वेबसाइट या जानकारी तक पहुंच सकते हैं। यही नहीं, इस ऐप पर हरियाणा सरकार की सभी सेवाएं, योजनाएं, प्रत्येक विभाग की जानकारी के साथ साथ आमजन अपने सुझाव भी दे सकते हैं और अपनी मांग भी सरकार के सामने रख सकते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम 15 व 27 अप्रैल को करेगा उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली विभाग द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित यानी जल्दी रूप में सुलझाया जा सके। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अप्रैल में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि 15 अप्रैल को ऑपरेशन सर्कल कुरुक्षेत्र और 27 अप्रैल को ऑपरेशन डिवीजन शाहबाद यानी कुरुक्षेत्र में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक CGRF की टीम के सदस्य शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायत भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ता को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दौरे को छोड़कर कार्यालय आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण CGRF मुख्यालय पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मंच के सदस्य उपभोक्ता की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्य कुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। इसके अलावा कुछ समस्याएं ऐसी भी होंगी जिनकी सुनवाई नहीं होगी। मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अंतर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अंतर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के डिस्टेंस कोर्सों में लेट फीस के साथ 15 अप्रैल तक होंगे दाखिले। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने DDE के UG PG प्रोग्राम एनुअल मोड 17 जुलाई 2021, रिवाइज्ड 17 नवंबर 2021 की BA दूसरे व तीसरे वर्ष, BCom दूसरे व तीसरे वर्ष, MA हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र तथा इतिहास के फाइनल वर्ष, MSc के गणित फाइनल वर्ष तथा MCom के फाइनल वर्ष पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए 5,000 रुपए लेट फीस के साथ 15 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वहीं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की जनवरी-मार्च 2022 में आयोजित BA LLB व LLB प्रथम, तीसरे, 5वें व 7वें सेमेस्टर की परीक्षाओं के UMC केसों की सुनवाई 6 अप्रैल को परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में प्रातः 10 बजे आयोजित की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु ने बताया कि संबंधित विद्यार्थी अपना रोल नंबर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। दूधिया रोशनी से जगमग होगा अंबाला पोंटा साहिब नेशनल हाईवे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि अंबाला पोंटा साहिब नेशनल हाईवे पर जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के प्रतापनगर के नजदीक नेशनल हाईवे पर 68 लाख रुपए खर्च कर नई फैंसी लाइटें लगाई जाएंगी, जिनके लगाए जाने के बाद प्रतापनगर के नजदीक नेशनल हाईवे दूधिया रोशनी से जगमग हो उठेगा। इस कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य करवा रहे हैं। इसी के अंतर्गत प्रतापनगर क्षेत्र में बहादुरपुर से किशनपुरा तक नई फैंसी लाइटें लगाई जा रही है। जब कार्य पूर्ण होगा तब रात के समय प्रतापनगर व उसके आसपास के क्षेत्र सड़क के दोनों ओर पूरी तरह से दूध की रोशनी में जोरदार चमक उठेंगे, जिससे सड़क पर चलने वाले आम लोगों को आसानी होगी। तो वहीं हाईवे पर लाइटें लगे होने से रात के समय आमजन अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर सकेंगे। इससे हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में बनी प्रदेश की भाजपा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की झंडी लगाकर एक नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं और उनके शासनकाल में प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से चहुमुखी विकास हुआ है। सरकार ने प्रत्येक वर्ग के हित में किसी न किसी रूप में विकास योजनाएं चलाई हुई है।
मॉडल संस्कृति स्कूलों में बच्चों के दाखिले का खाका बदला। पहली कक्षा में नहीं होगा हिंदी मीडियम का सेक्शन। निजी स्कूलों को पटकनी देने के मकसद से शिक्षा विभाग ने मॉडल संस्कृति स्कूलों में बच्चों के दाखिले का खाका बदल दिया है। अब इन स्कूलों की पहली कक्षा में केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को ही दाखिला दिया जाएगा। हिंदी माध्यम का पहली कक्षा में कोई सेक्शन नहीं होगा। इन स्कूलों में होने वाले दाखिलों को लेकर भी इसी सप्ताह स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोजित बैठक में यह तय किया जाए कि पहली, छठी, 9वीं व 11वीं में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन में ही नए दाखिले होंगे, लेकिन अन्य कक्षाओं में दाखिल रिक्त सीटों के आधार पर ही दाखिल किए जाएंगे। पहली कक्षा में एक सेक्शन में अधिकतम 30 से ज्यादा विद्यार्थी दाखिल न करें। इसी तरह छठी से लेकर 8वीं कक्षा तक के प्रत्येक सेक्शन में 35 तथा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के एक सेक्शन में 40 विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाना चाहिए। दाखिले के वक्त हर विद्यार्थी को दाखिले का फॉर्म निःशुल्क यानी फ्री उपलब्ध करवाया जाए। शिक्षा विभाग ने पहली क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों के दाखिले का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। दाखिला प्रक्रिया 5 अप्रैल 2022 से आरंभ होगी और 25 अप्रैल 2022 तक चलेगी। 26 अप्रैल को दाखिले का ड्रा निकाला जाएगा। पहली मई को दाखिले की वेटिंग लिस्ट चस्पाई जाएगी। उसके बाद जिन स्कूलों में दाखिले के लिए सीटें खाली रह जाएंगी उनके लिए 2 मई से आवेदन मांगे जाएंगे। चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर अब हरियाणा और पंजाब में राजनीति गर्मा गई है। एक और जहां पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बताते हुए उसके हक में प्रस्ताव पारित किया गया है, तो वहीं हरियाणा के नेताओं में भी अब खलबली देखी जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा है कि किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, इसलिए उस पर सिर्फ पंजाब का हक हो, ऐसा हरियाणा के लोग किसी भी सूरत में स्वीकार या बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं बलराज कुंडू ने हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और कहा है कि चंडीगढ़ के हक में हरियाणा का नया प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भी भेजें। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है कि हरियाणा के सभी नेताओं को साथ लेकर चंडीगढ़ पर अपनी दावेदारी को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को लेकर वर्षों पहले ही शाह कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें चंडीगढ़ पर हरियाणा का पहला हक बताया गया था, लेकिन उस पर आज तक भी अमल नहीं होना बड़ा दुखदायी है। कुंडू ने कहा कि पंजाब की सरकारें, चाहे वह अकाली भाजपा की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की, सभी ने मनचाहे ढंग से ऐसे प्रस्ताव पास किए हैं। बलराज कुंडू ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बना रहेगा। खट्टर ने पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद यह बयान दिया है, जिसमें चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब को हस्तांतरित करने की मांग की गई है। खट्टर ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी रहेगा। महेंद्रगढ़ जिले के डीसी का आदेश, अगर स्कूलों में कंडम बसें चली तो होगी कार्रवाई। स्कूल वाहनों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। स्कूलों में कंडम बसें लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। बसों में आगे तथा पीछे दोनों तरफ कैमरे लगे होने चाहिए। बिना प्रशिक्षण वाले चालक स्कूल वाहन नहीं चला सकेंगे। इसके लिए महेंद्रगढ़ उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसे लेकर वीरवार को उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी समिति की बैठक ली। उपायुक्त ने समिति से कहा कि स्कूल में जाकर वाहनों की जाँच करें, बसों में कैमरे लगे हुए हैं या नहीं। स्कूल संचालकों से ड्राइवरों का प्रमाण पत्र लें ताकि पता चले कि चालक ने स्कूल बस चलाने की ट्रेनिंग ली है या नहीं तथा उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए अधिकारी लगातार कार्य करें तथा स्कूल बसों की जांच की रिपोर्ट भेजी जाए। उपायुक्त ने निर्देश जारी किए कि जिले में किसी भी रोड पर पुलिया के दोनों तरफ दीवार टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि हर पुलिया की रेलिंग पर सफेदी ही हो ताकि अंधेरे में पुलिया का पता लगा सके। उन्होंने B&R विभाग को जल्द से जल्द नांगल सिरोही सड़क को ठीक करने के आदेश दिए हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन, नारनौल एसडीएम मनोज कुमार, महेंद्रगढ़ एसडीएम दिनेश व कनीना एसडीएम सुरेंद्र, सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त, लोक निर्माण विभाग कार्यकारी अभियंता अश्विनी कुमार के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आम आदमी पार्टी में अब किसी भी आम और खास नेता की एंट्री अरविंद केजरीवाल की अनुमति के बिना नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल की टीम पहले तमाम उन नेताओं का एक्सरे करेगी जो अपनी अपनी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में आने के इच्छुक नेता के कद से तय करेंगे कि उसकी एंट्री कितने दमदार या फिर हल्के ढंग से करवाई जाए। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता को भले ही हरियाणा का प्रभारी बना दिया है, लेकिन पिछले एक पखवाड़े के भीतर जिस तरह से डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बिना बड़ी राजनीतिक कदकाठी वाले कई लोगों को अपनी पार्टी में एंट्री कराई, उससे राजनीतिक गलियारों में यह संदेश गया कि आम आदमी पार्टी में जाने के बाद उनका खास भला नहीं होने वाला है। इसके अलावा पार्टी में आने के इच्छुक दूसरे दलों के नेताओं ने सिर्फ यह समझ लिया था कि डॉक्टर सुशील गुप्ता को भरोसे में लेने मात्र से उनका कल्याण संभव है। सुशील गुप्ता और दूसरे दलों के आगंतुक नेताओं की गलत फहमी को दूर करने के लिए ही केजरीवाल ने एक लक्ष्मण
रेखा खींच दी है ताकि दूसरे दलों से आने वाले प्रमुख तथा प्रभावशाली लोगों को उनके कद के हिसाब से राजनीतिक भाव मिल सके। इसका फायदा यह होगा कि राजनीति के बाजार में पार्टी की छवि को उम्दा भाव मिल सकेगा। आम आदमी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस, भाजपा, इनेलो और जसपा के उन बड़े नेताओं पर पैनी निगाह है जो अपने अपनी पार्टियों में न केवल उपेक्षा के शिकार हैं बल्कि उनका कद काफी बड़ा होने के बावजूद उन्हें उनके कद के हिसाब से सम्मान नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस में भी हुड्डा और शैलजा खेमों में बटे कई विधायक और पूर्व विधायक तथा पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी में अपना भविष्य देख रहे हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी के मौजूदा विधायकों में विद्रोह के स्वर धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, जबकि टूटकर पूरी तरह से बिखर चुकी इनेलो से जुड़े कई नेताओं को अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। निर्दलीय विधायक भी कई खेमों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में अब आरटीई के तहत पढ़ेंगे गरीब बच्चे, 25% आरक्षित सीटों पर मिलेगा दाखिला। हरियाणा सरकार ने गरीब वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क यानी फ्री व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25% आरक्षित सीटों पर दाखिला मिलेगा। हालांकि प्रदेश में जिन बच्चों के दाखिले नियम 134A के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में किए हुए हैं, वे उन्हीं विद्यालयों में नियम 134A के तहत शिक्षा पूर्ण करेंगे। बता दें कि नियम 134A हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमों के तहत एक प्रावधान था जो आरटीई से पहले मौजूद था। नया अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 25% लाभ प्रदान करता है, जबकि नियम 134A केवल 10% का लाभ प्रदान करता था। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो इमरान खान की सरकार अब महज 2 दिन की मेहमान है। विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम के पास 200 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। इमरान खान 140 से आगे जाते नहीं दिख रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा 172 है। कुर्सी जाते देख खान ने गुरुवार रात देश को संबोधित किया। मजे की बात यह है कि यह संबोधन फौज और ISI की निगरानी में हुआ। एक दिन पहले यानी बुधवार को यही टेलीकास्ट ऐन वक्त पर रद्द कर देना पड़ा था। इस मामले से जुड़ी कुछ रोचक बातें सामने निकल कर आ रही है। बुधवार सुबह इमरान खान के ऑफिस से एक बयान जारी होता है। कहा गया, प्रधानमंत्री शाम 7:30 पर देश को संबोधित करेंगे। तमाम मीडिया चैनलों ने स्लॉट बुक कर लिए। शेड्यूल प्रोग्राम कैंसिल हो गए। रात के 9 बज गए, लेकिन इमरान खान टीवी पर नहीं आए। कानाफूसी होने लगी कि आखिर लेट लतीफी का कारण क्या है। कुछ देर बाद एक और बयान आता है। इसमें कहा जाता है कि इमरान आज देश को संबोधित नहीं करेंगे। मशहूर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने जियो टीवी पर अपने प्रोग्राम में कहा, 2 अहम शख्सियतों ने संबोधन से पहले इमरान से मुलाकात की। इसके बाद तय हो गया कि इमरान की स्पीच नहीं होगी। एक और जर्नलिस्ट असद अली तूर ने तो नाम भी साफ कर दिए। कहा, ISI चीफ लेफ्टिनेंट नदीम अंजुम और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान से मिले और उन्हें 2 टूक लफ्जों में बता दिया कि वो देश को संबोधित नहीं कर सकते। असद अली तूर कहते हैं कि ISI और आर्मी चीफ ने इमरान को साफ बता दिया कि उनकी सरकार रहे या न रहे, पाकिस्तान हमेशा रहेगा। इसलिए वो सियासी फायदे के लिए ऐसी कोई बात न करें जिससे पहले अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान की मुश्किलों में और इजाफा हो जाए। वहीं पत्रकार इमरान शफकत कहते हैं कि इमरान चूंकि देश के नाम संबोधन का वादा कर चुके थे तो उनके लिए नाक का सवाल बन गया था। उन्होंने अंजुम और बाजवा से हाथ जोड़कर तमाम मिन्नतें की। कहा कि उन्हें बजौर वजीर आजम आखिरी पैगाम का मौका मिलना चाहिए। दोनों अफसर तैयार हो गए, लेकिन इसे प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में जारी करने को कहा। इस पर इमरान ने फिर मिन्नतें की। आखिरकार ये तय हुआ कि इमरान खान लाइव स्पीच देंगे, लेकिन लेटर के बारे में अमेरिका का नाम जुबान पर नहीं लाएंगे। अब पता नहीं ये जानबूझकर हुआ या अनजाने में, लेकिन इमरान के मुंह से अमेरिका का नाम निकल गया। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी वकील और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर साजिद तराड़ कहते हैं, इमरान की गलती की कीमत पाकिस्तान की आने वाली नस्लें चुकाएंगी। अमेरिका सुपर पावर था और रहेगा। अब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन हमें सबक सिखाएंगे। वैसे भी अमेरिका हो या सोमालिया, कोई देश इतना मूर्ख तो नहीं है कि दूसरे देश के खिलाफ साजिश या धमकी लिखित में भेज दे। इमरान के लिए पश्चिमी देशों में रहने की जगह नहीं बचेगी और जेल में रहने की उन्हें आदत नहीं। उनका बहुत बुरा वक्त शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ रूस का यूक्रेन पर 37वें दिन भी हमला जारी रहा। यूक्रेन का दावा है कि अब तक उसने रूस के 17,700 सैनिकों को मार दिया है। 143 प्लेन और 625 टैंक तबाह कर दिए हैं। महीने के पहले दिन यानी 1 अप्रैल 2019 को कुछ अहम बदलाव किए गए हैं जिनका आपकी सीधी जिंदगी पर असर पड़ने वाला है। आइए जान लेते हैं कि वो अहम बदलाव क्या है। 1 अप्रैल 2022 को 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 250 रुपए महंगी हो गई है। दिल्ली में अब यह 2,553 रुपए का मिलेगा। फिलहाल 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं पिछले 10 दिनों में लगातार 9 बार कीमत बढ़ाने के बाद 1 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब तक इसमें 6 रुपए 40 पैसे प्रति
लीटर का इजाफा हो चुका है। जेट फ्यूल की कीमतों की बात करें तो 2% बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे हवाई सफर महंगा हो सकता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 949 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है। आम आदमी के रोजाना इस्तेमाल में आने वाली कई चीजें 1 अप्रैल से महंगी हो चुकी हैं। यानी अब आपको ईयरबड्स, प्रीमियम हेडफोन्स, फ्रिज के साथ साथ कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। दूसरी तरफ स्मार्टफोन और फिटनेस बैंड की कीमतों में गिरावट आएगी। अब होम लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर आपको टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80EE के तहत 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती का लाभ अब नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80EE के तहत घर की कीमत 45 लाख रुपए से कम है तो ब्याज भुगतान में 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते थे, परंतु अब ये नहीं होगी। जिन कर्मचारियों ने पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया है उन्हें ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। पैन को आधार से लिंक करने पर अब पेनल्टी लगेगी। यह 30 जून 2022 तक 500 रुपए रहेगी। इसके बाद 1000 रुपए पेनल्टी देनी होगी। वहीं 31 मार्च 2023 के बाद भी लिंक न करवाने पर पैन कार्ड निष्क्रिय यानी बंद कर दिया जाएगा। टाटा मोटर्स की गाड़ियों की कीमतों में 2 से 2.5% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भी अपनी गाड़ियों की कीमत 4% तक बढ़ा दी है। करीब 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10% तक बढ़ चुके हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली इन दवाइयों के दाम 10% बढ़ा दिए हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या यूं कहें कि क्रिप्टो करेंसी 30% टैक्स लगेगा। किसी व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी बेचने पर लाभ होता है तो उस पर टैक्स देना होगा। बिक्री पर 1 जुलाई से 1% टीडीएस भी काटा जाएगा। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। आज से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा। डाकघरों में छोटी बचत की स्कीम जैसे टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर मंथली स्कीम चलाते हैं तो इन खातों को सेविंग अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से जरूर जुड़वा लें। अब इन योजनाओं का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले पाएंगे। वहीं एक्सिस बैंक ने सेविंग अकाउंट के लिए एवरेज मंथली बैलेंस की लिमिट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया है। डीमेट और बैंक अकाउंट धारकों को केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया है। नियम के मुताबिक अगर आपने केवाईसी अपडेट नहीं की है तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा और वहीं अगर आपके डीमेट अकाउंट का केवाईसी नहीं होता है तो डीमेट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जेडब्ल्यू मेंस रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी। अब 5 अप्रैल तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। एनटीए इस साल 2 बार करेगा जेडब्ल्यू मेंस 2022 का आयोजन। अप्रैल और मई 2022 में जेडब्ल्यू मेंस की परीक्षा ली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ 10वीं पास के लिए सेंट्रल फोर्स में राइफल वुमेन व राइफल मैन बनने का मौका मिला है। महिलाएं फ्री में करें अप्लाई। स्पोर्ट्स कोटे वालों को छूट मिलेगी। असम राइफल ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कुल 104 राइफल मैन और राइफल वुमेन जनरल ड्यूटी के पदों पर एप्लीकेशन मांगे हैं। स्पोर्ट्स कोटा के तहत भरे जा रहे इन पदों के लिए कैंडिडेट ने 10वीं पास करने के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की हुई होनी चाहिए। कैंडिडेट की एज की लिमिट बात करें तो 18 साल से लेकर 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।